हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान से मेजर रज़ा है, ये इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, आर्मी से रिटायर्ड है और फौजी मन मौजी के नाम से इनका चैनल है। जियो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इनकी और बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं। और दूसरी तरफ भारत से हमारे साथ जुड़े हैं अवनीश शर्मा जी। अवनीश शर्मा सर का भी अपना एक चैनल है, बहुत ही जबरदस्त चैनल है और बहुत दबंग और खुल के बात करते हैं। तो आज मेरे ख्याल में बहुत अच्छी जो डिबेट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और टॉपिक जो है वो ये है कि हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इंडियन जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान में ये गिला किया है पाकिस्तान से कि उन्होंने जब भी पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान की तरफ से उन्हें जो है वो नेगेटिव उसका जवाब मिला। यानी कि वो उनका कहने का मकसद ये था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई उनके साथ। और दूसरी तरफ कल पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसका इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर जो ब्रीफिंग दी गई हमारे सिक्योरिटी इदारों की तरफ से उसमें कुछ प्रूफ भी पेश किए गए और बताया गया कि जो बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गड़बड़ हो रही है, खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर, उसके अंदर भारतीय जो खुफिया एजेंसी रा है उसके हाथ है। तो ये आपस में जो ब्लेम गेम चल रही है नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानी जो स्टैब्लिशमेंट है वो इंडिया के ऊपर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले किससे शुरू करें? पाकिस्तानी गेस्ट हमारे हैं और इंडियन नहीं, गेस्ट हैं। आप तो मेजर साहब। इंडियन जी गेस्ट से शुरू करें। वो इसलिए कि जी जी उनके प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, और दूसरा ये कि आप होस्ट हैं तो मेहमान को पहले मौका दें। बिल्कुल जी जी, शर्मा जी। जी बिल्कुल, हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई हैं अवनीश शर्मा जी। जी शर्मा सर, क्या कहेंगे आप जो ये इस वक्त एक मामला चल रहे हैं दोनों मुल्कों के दरमियान? बिल्कुल ठीक है साहब। सबसे पहले तो मेजर साहब को मेरा और मेरे देश भारत की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मुजफ्फर भाई आपको भी और आपके सभी व्यूअर्स को। थैंक यू। थैंक आपने यू, अपने थैंक यू इंट्रो सर। में एक बात कही, ब्लेम गेम। मैं इसी वर्ड से शुरू कर लेता हूँ। ठीक बात है। जो भी जब भी होता है तो ये गेम शुरू होता है, एक दूसरे को ब्लेम करने का शुरू होता है। लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन अब बदली हुई है। पाकिस्तान की जानिब से जरूर ब्लेम किया जा रहा है इंडिया को, लेकिन जरा पिछली बार आप याद कीजिए कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा ब्लेम लगाया गया हो। एक सिलसिला जो भारत से लगातार शुरू होता था कि हमारे यहाँ भी जम्मू कश्मीर में जब भी कोई इस तरह की चीज होती थी तो पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान का रोल, आईएसआई का रोल। भारत ने इधर ऐसा कोई ब्लेम हाल फिलहाल नहीं लगाया है, या एक आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा। अब या तो हम इंडियंस की तरफ से अगर हमारा आप वर्जन देखें तो हम ये कहेंगे साहब कि हमने, जैसा कि हमारे एस जयशंकर साहब ने यूके में पिछले दिनों कहा, जब एक किसी पाकिस्तानी साहब सिटीजन ने या जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि साहब वो कब होगा इशू, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा इशू तो खत्म हो गया है, जो एक ऑक्युपाइड अगर वो आप हमको वापस कर देंगे तो हमारी तरफ से वो खत्म है। तो या तो आप इसको इस तरीके से लें कि इंडिया की तरफ से अब पाकिस्तान के लिहाज से केवल पीओजे के ले लेना बाकी है। ये मैं अपने विदेश मंत्री, अपने फॉरेन मिनिस्टर की बात कह रहा हूं, जो उनका ऑफिशियल स्टैंड है। ये कोई यूट्यूबर या कोई इंडियन का सिटीजन नहीं कर रहा है, कह रहा है, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। तो यानी इंडिया के लिहाज से एक ही हमारा लेना देना है पाकिस्तान से, इसके अलावा हमारा कोई और लेना देना नहीं है। बाकी चीजें जो पानी है, ट्रेड का ओपन होना है, बहुत सारी चीजें हैं, वो एक दूसरे इश्यूज हैं। लेकिन अगर लेना देना है तो एक कश्मीर है। आप ये बताइए, बलूचिस्तान, क्या कभी इंडिया ने बलूचिस्तान की आजादी के अलावा क्या बलूचिस्तान पर अपना कोई अधिकार या अपना कोई इस तरह का दावा पेश किया है? नहीं किया है। यहां आप इंडिया में भी देखेंगे तो बलूचिस्तान को लेके इंडिया में जो एक जनरल एक राय है वो यही है कि अगर कहीं कोई आजादी मांग रहा है, उसके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अच्छा, क्योंकि देखिए ब्लेम गेम तब ज्यादा खेला जाता था जब आपके पास कंट्रोल्ड मीडिया होता है। आज सोशल मीडिया, आज यहाँ हम तीन लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए इसकी रीच कहाँ नहीं है?
या कहां कहां नहीं है। कुल मिला के कहने का मेरा ये मतलब है कि जब आपके पास इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन के इनपुट्स हैं, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, और तुरंत तुरंत हैं, सबसे बड़ी बात है कि हैपनिंग होती है और आधे घंटे के अंदर पूरा जो है वो नेट पे फैल चुका होता है, तो अब आप चीजों को बहुत ज्यादा सप्रेस नहीं कर सकते। यही वजह है। ये देखिए, ये दोनों तरफ से काम करता है मुजफ्फर जी। जी जी जी, नहीं मैंने ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दूं, आम बंदों को नहीं छोड़ा उन्होंने, पंजाबियों को और बाकियों को अलग किया है उन्होंने, सबके अब आईडी उसकी भी कार्ड चेक कहानी किए और देखिए, बोला अब कि आप जो पंजाबी है वो इधर हो जाए, बाकी उधर हो जाए। एडमिटेड। मुजफ्फर ये साहब, थोड़ा सा ये थोड़ा सा आज के टॉपिक से अलग अलहदा हो जाएगा। पंजाबी जब भी आप ले आएंगे तो मैं आपको 71 का बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान याद दिला दूंगा, तो फिर वो मामला जो है ना, कैलेंडर जरा पीछे चला जाएगा। तो बेहतर है कि अभी मेजर साहब हैं, अब बात आगे बढ़ती है, तो जैसे ही पंजाबी आप लाएंगे तो क्यों बलूचियों के निशाने पर पंजाबी हैं, तो फिर मैं बंगाली और वर्सेस पंजाबी 71 के कैलेंडर में चला जाऊंगा, तो ये थोड़ी सी दूसरी चीज हो जाएगी। हाँ जी जी बहुत मेजर शुक्रिया साहब। शर्मा जी, आपने बड़ी तफसील के साथ बड़ा लम्बा, आपने तकरीबन कोई 8-9 मिनट बात की। और मैं समझता हूं कि जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी पूरी बात करने का मौका देना चाहिए। वो इसलिए कि यहाँ पे हम खाली झगड़ने के लिए नहीं आए, यहाँ पे हम एक दूसरे की बात सुनने के लिए भी आए हैं। और जाहिर है कि इसको इंडिया और पाकिस्तान के लोग देखेंगे तो शायद के वो क्या कहते हैं, उर्दू का शेर है कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो उस हवाले से शायद कोई हमसे सीख ले या हम किसी से सीख लें। मुजफ्फर साहब, आपने बात शुरू की थी नरेंद्र मोदी जी के जो प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर, उनके इंटरव्यू के हवाले से। तो मैंने, वो काफी तवील इंटरव्यू है, कोई तकरीबन लगभग 3 घंटे का इंटरव्यू है। लेक्स फ्राइडमैन को उन्होंने दिया है। लेक्स फ्राइडमैन इसलिए मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने अभी बड़ी रिसेंटली प्यूटिन साहब का इंटरव्यू किया था, उसके बाद ज़ेलेंस्की साहब का इंटरव्यू किया, तो उसकी वजह से उनकी जो इंटरव्यू, मतलब जाहिर है कि इस तरह का होस्ट जो है वो जाहिर है कि काफी पॉपुलर होता है, उसको मगरब भी सुनती है, मशरिक भी सुनती है, तमाम लोग सुनते हैं। मोदी जी के जो इंटरव्यू था उसमें मैं आ जाता हूं सिर्फ उस बात के ऊपर कि जो उन्होंने पाकिस्तान की बात की। जाती तौर पे अपनी बात कर रहा हूं कि मैं थोड़ा सा मायूस हुआ। वो इसलिए कि मैं पास्ट में भी मोदी जी को सुनता रहा हूं, उनकी कुछ बातें मुझे बड़ी पसंद आई, जब उन्होंने कहा गुर्बत का मुकाबला करते हैं, कम इल्मी का मुकाबला करते हैं, तरक्की में एक दूसरे का मुकाबला, तो इस तरह की उन्होंने अच्छी बातें की। लेकिन इस इंटरव्यू में मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई, वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि जी उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में था और तमाम दहशतगर्दी जो है उसके सिरे पाकिस्तान से मिलते हैं। ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट थी इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर के लिए। और नंबर 2 कि उसमें फिर वो पूरी बात करते हैं कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान तो नहीं लाया था, उसामा बिन लादेन को CIA वाले लेके आए थे, CIA वाले जिस काम के लिए लेके आए थे। तो मोदी जी बताते हैं ना कि CIA और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं, तो मुझे ज्यादा खुशी होती कि चलो कम से कम उन्होंने पूरी बात की। लेकिन जाहिर है अमेरिका का नाम लेते हुए हर किसी को सोचना पड़ता है, तो वो उस हिसाब से मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई मेरे हिसाब से बजाय इसके। लेकिन बहरहाल वो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, बेहतर समझते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं बनती कि मैं उनको, लेकिन मैं अपनी राय का इजहार जरूर कर सकता हूं। दूसरा, शर्मा जी ने कहा कि जी पिछले चंद अरसे से इंडिया ने कोई ब्लेम गेम नहीं किया, तो मैं शर्मा जी की तवज्जो दिलाऊंगा कि भाई वो जो पुलवामा में CPRF के ऊपर अटैक हुआ था, NH-44 के ऊपर, और चंद घंटों के अंदर ही फिर इंडिया ने कहा कि ये पाकिस्तान है, और फिर बजाय इसके कोई सबूत या कोई बात या कुछ होते, उसके बाद पाकिस्तान पे हमला भी कर दिया। और हमला इसलिए किया कि वहां पे फिर एक कौवा और चंद दरख्त जो हैं वो इन्होंने, क्योंकि सिविलियन इलाकों पे ये फेंकते हैं बम, तो उसके बाद अगले ही दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिर जब हमला किया तो इनके जो मिलिट्री डिपोज थे, सप्लाई डिपो थे, ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, उसके ऊपर बाकायदा वीडियो बना के आखिरी लम्हे के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिसाइल साइट पे कर दिया, लेकिन बड़े वाजे अंदाज में बता दिया कि जनाब ये क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद फिर भी जब ये बाज ना आए और ये फिर पाकिस्तान की बॉर्डर फजाई हदूद क्रॉस करके आए, तो फिर एक जहाज लिया, फिर उसके बाद अभिनंदन जी को चाय पिलाई, फिर उन्होंने कहा टी फैंटास्टिक, उसके बाद फिर वो वापस इंडिया गए, और उसके बाद भी इन्होंने कहा कि एक F-16 गिरा दिया, इन्होंने कहा कि जनाब हमने एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया। तो वो सारे इल्जाम जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ही लगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई जब इन्होंने कहा कि जी इंडिया पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं लगाता। मेरा ख्याल में शर्मा जी का और हमारा नसीब कुछ ऐसा जुड़ा है
कि मेरे घर में भी कुछ हुआ है तो मैंने कहा शर्मा जी होंगे इसके पीछे, और शर्मा जी के घर में भी कुछ हुआ तो उन्होंने कहना है कि इसके पीछे रजा साहब ही होंगे। लेकिन बात यह है कि अब बातचीत इससे थोड़ी सी आगे चली गई है, और आगे इसलिए चली गई है कि अब कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, जो साबका प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि जी वो जो नजार है जो खालिस्तान मूवमेंट का है उसका कत्ल आपने किया, ये दहशतगर्दी आपने की। उसके बाद उसी साल नवंबर 2023 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का है उसने कहा कि जनाब खबरदार, इंडिया जो है वो सोचे भी नहीं कि किसी खालिस्तान लीडर को वो अमेरिका की धरती के ऊपर जो है वो कत्ल करेगा। उसी साल दिसंबर में जर्मनी ने इनके सफारतकार को निकाला। उसी साल ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि यहाँ पे ये खालिस्तान मूवमेंट के जो लोग हैं इनके ऊपर जो है वो अभी इन्होंने कहा कि जी पंजाब का नाम ना लें। तो वो अगले दिन मेरे प्रोग्राम में एक प्रोफेसर साहब आए थे तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि पंजाब, क्योंकि इनके किसी साहब ने कहा कि पंजाब की अकड़ का नतीजा है बलोचिस्तान। तो मैंने ये सवाल पूछा कि सर क्या पंजाब की अकड़ का नतीजा है बलोचिस्तान? तो उन्होंने कहा कि पंजाब पे इंडिया में तकलीफ समझ में आती है, वो इसलिए कि खालिस्तान मूवमेंट, उनके लीडर्स, और अभी इन्होंने बात की जयशंकर साहब उधर गए थे लंदन में, तो वहां पे भी खालिस्तान मूवमेंट का एक जो जयाला कह लें या उनका जो सपोर्टर है वो उनकी गाड़ी के सामने आया, उसने आके इंडिया के झंडे को वहां पे फाड़ दिया, मतलब वो अपनी एक स्टेटमेंट देना चाहता था। फिर चले, मैं कहता हूं पाकिस्तान तो गलत था, आज बांग्लादेश किधर चला गया? उधर ही नहीं पहुंच गया कि जहां पे हम खड़े हैं। खालिस्तान उधर ही नहीं पहुंच गया कि जहां पे हम खड़े हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि जी चश्मा पाकिस्तान का या इंडिया का लगा के ना देखें। तो कतर में 2022 में 8 इंडिया के रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर, और उनमें से अभी भी एक कतर की कस्टडी में है, उनको जासूसी के ऊपर सजाए मौत की सजा दी गई। और फिर उसके बाद जो, और कतर का साइज देखें कि वो 3 लाख 3.5 लाख की आबादी है, उसके ऊपर भी इंडिया जो है वो किस तरह की वक्त है। तो अब आ जाते हैं बलोचिस्तान के ऊपर। तो मेरा जाती मौकफ ये है कि बलोचिस्तान के ऊपर जो बलोच हैं उनकी कुछ महरूमियां, कुछ जायज बातें, कुछ उनकी सारे गिले होंगे कि जो हुकूमत पाकिस्तान को या पाकिस्तान के इदारों को पूरे करने चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पे बलोचिस्तान की मूवमेंट में तेजी तब से आ रही है कि जब से चाइना जो है वो गवादर के पोर्ट को एक्वायर कर चुका है, और उस पोर्ट के ऊपर सी पैक की पाकिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और बलोचिस्तान के अंदर अगर कोई महरूमियां थी भी तो अब बलोच की तरक्की का वक्त आया। लेकिन इंसानी तारीख उठा लें, जब भी किसी छोटी आबादी को उनकी सैकड़ों साल की मजबूरियों के बाद कोई खुशहाली का रास्ता मिलता है तो ऐसे लोग हरकत में आ जाते हैं कि जो उनको आजादी का, उनके दुखों का ऐसा उल्टा झूठा पढ़ाते हैं कि उसके बाद बलोची जो है वो कुछ मिसगाइड हो जाते हैं, कुछ में फॉरेन एजेंट होते हैं और कुछ वो होते हैं। अगर आप ये बात नहीं मानते तो मैं इसकी थोड़ी सी दलील दूंगा, उसके बाद मैं शर्मा जी को बिल्कुल मौका दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो 2-3 बातों का जवाब देना चाहेंगे। यूक्रेन की जंग 3 साल पहले शुरू हुई। यूक्रेन की जंग में उन्होंने $500 अरब के करीब खर्च किए। ये जो हैं अमेरिका के सदर, वो बार बार कहते हैं कि $350 बिलियन हमने खर्च किए, दुनिया के जदीद तरीन हथियार दिए, और उन सब के बाद 3 साल की जंग में 12 लाख नौजवान यूक्रेन के मारे गए। और उसके बाद देखें कि 1/3 या आधा मुल्क जो है वो जा चुका है, और अब वहां के क्या हालात हैं। तो इसलिए यस, ये जरूर है कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन बड़े अदब से मेरे जो इंडिया के दोस्त हैं वो जब इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड इकोनॉमिक्स के जो एक आम सिविल इदारा है उसकी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि दहशतगर्दी से मुतासिर दूसरा बड़ा मुल्क पाकिस्तान है। तो वो पढ़ते हैं कि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान है। फिर ये भी भूल जाते हैं कि 14वें नंबर के ऊपर इंडिया मौजूद है। फिर ये भी भूल जाते हैं कि हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के हमसाए हैं। फिर ये भी भूल जाते हैं कि भाई हम दोनों जो भी करें हमने एक दूसरे के साथ ही यहां पे रहना है। तो मेरी गुजारिश ये है कि पूरी तस्वीर को देखें। हाँ, यस, ये मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास मिल रहा है कि भाई इस टाइम पे ना वो चैंपियंस ट्रॉफी की इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी इस टाइम पे मेरे इंडिया के दोस्तों को है। लेकिन ये जो है पाकिस्तान ने इससे ज्यादा मुश्किल हालात का पहले सामना किया है,
और पाकिस्तान इससे भी जो है, मुझे यकीन है, मुझे तवक्कल है कि इसके ऊपर निकल जाएगा। लेकिन ये मेरी अपनी राय थी। तो मेरे हिसाब से अगर उधर भी आप बातें करें तो इधर भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे हमारे भी गिले हैं, बहुत सारी हमारी भी चीजें हैं कि जो हम भी समझते हैं कि जहां पे ज्यादती हुई। तो एनीवेज, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसलिए कि एक तो रोजा है, शर्मा जी को एडवांटेज हासिल है, तो दूसरा ये है कि मैं इतनी लंबी बातचीत नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे मेहमान जो हैं वो अपने ख्यालात का इजहार ज्यादा करें। जी शर्मा सर, आपने कुछ जो पॉइंट उठाए मेजर रजा ने, उनको आप कैसे फिर उसका जवाब देंगे? कुछ बिल्कुल। सवालिया निशान है भारत की, जो सारे के सारे उसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। देखिए मुजफ्फर भाई, मैंने शुरुआत तो ये की थी कि इंडिया ब्लेम गेम नहीं खेलता, पाकिस्तान खेलता है। और मेजर साहब ने फिर तमाम चीजें, पुलवामा से लेके बाकी सारी चीजें। देखिए बुनियादी फर्क सच्चाई में और इल्जाम में, इसमें फर्क होता है। पुलवामा एक सच्चाई थी, पुलवामा में पाकिस्तान का रोल एक सच्चाई थी। रही बात, हम यहाँ हिसाब ये नहीं करेंगे कि कितने दरख्त गिरे या आदमी गिरे, कौवे गिरे या गिलहरियां गिरी, ये जुमले हैं जो बार बार दोहराए जाते रहेंगे। लेकिन हकीकत ये भी है कि किसी ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये भी कहा था कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ना था तो टांगे किसकी कांप रही थी। तो ये चीजें भी पाकिस्तान के हवाले से ही आई थी। इसको किसी इंडियन पार्लियामेंट में किसी इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने नहीं कहा था, किसी मिनिस्टर ने नहीं कहा था। मैंने अभी जब अपनी बातचीत के पहले हिस्से में कहा कि आप बहुत सारी चीजें अब सप्रेस नहीं कर सकते, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, अलग अलग सोर्सों से आ जाती हैं, इसका कोई वो नहीं है। और निश्चित तौर से पाकिस्तान एक इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। बलूचिस्तान को इससे पहले 71 में ईस्ट पाकिस्तान में भी वो कठिन दौर से गुजरा है। उस कठिन दौर के बाद जो नई सुबह हुई उसमें क्या हुआ वो आप जानते हैं। बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है उस पर भी मैं आ जाता हूं, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। देखिए साहब, एक चीज बताऊं आपको, प्रायोरिटीज किसी मुल्क की उसके अपने जो उसका लेवल होता है, जो उसकी कंडीशन होती है, उसके ऊपर प्रायोरिटी वो फिक्स करता है। इंडिया के लिहाज से जब मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के हवाले से अब कोई ब्लेम गेम नहीं खेलता, इसका मतलब पाकिस्तान अब हमारी प्रायोरिटी में कहीं नीचे है, बहुत नीचे है। किस लिहाज से नीचे है? मैं ये ऊंचाई नीचाई और ऊंच नीच की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई बड़ा हो कोई छोटा है, कोई ताकतवर है कोई ये है, मैं इस लिहाज से नहीं कह रहा हूं। हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे हम फोकस कर रहे हैं, हम अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, वहां तक डेवलप कर रहे हैं जहां तक हमें इसकी जरूरत हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हमारा एरिया हो और चाहे वो हमारा कश्मीर हो। हमने अभी आपको जब जयशंकर जी की बात बताई अपने फॉरेन मिनिस्टर की, तो पाकिस्तान के लिहाज से हमारे पास केवल और केवल पीओजे लेना बाकी है, इसके अलावा हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने कहा कि हमको साथ रहना है, हम ये हकीकत जानते हैं कि साथ रहना है, लेकिन एक मजबूत फेंसिंग के साथ रहना है, एक कड़क बॉर्डर के साथ रहना है, क्योंकि दिक्कतें ये परमानेंट दिक्कतें हैं, इसका सोल्यूशन परमानेंट यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। रही बात, हमारी प्रायोरिटीज अब दूसरी जगह है, इसलिए हम ब्लेम गेम नहीं खेलते। हमारी लिस्ट में, रोजाना की लिस्ट में पाकिस्तान नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो बलूचिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, यूक्रेन में भी जो कुछ भी चल रहा था, आपको पता है मेजर साहब कि भाई टीवी के जर्नलिस्ट हैं या कहीं का भी कोई मीडिया है या हम लोग भी जब बात कर रहे हैं तो बलूचिस्तान पे ही बात कर रहे हैं ना। तो उस लिहाज से मीडिया में जरूर बात होती है, लेकिन जनरल डेज में मुझे याद नहीं आता, मैंने मुजफ्फर भाई कई बार आपसे बातचीत करते हुए कहा है कि हमें तो याद ही नहीं आता कि पिछले कब इन दिनों में हमारे यहाँ नेशनल चैनल्स पर पाकिस्तान की कभी कोई बात हुई हो। मिर्च मसाले के लिए भी अब पाकिस्तान को कैटर नहीं करता इंडिया। कारण यह है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में गंदुम नहीं है साहब, आटा नहीं है साहब, प्याज नहीं है साहब, दवाएं नहीं है साहब। हम दुनिया को दवाएं खिलाने के स्टेज में हैं, हम दुनिया को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की में मदद देने की स्टेज में हैं, हम दुनिया को बांध बनाना सिखा रहे हैं, हम अपने यहाँ किसी पानी के वाली नदी के सूख जाने की, ये हमारा लेवल नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मौका ही नहीं अब बनता बहुत दिनों से, और एक सिलसिला अब कायम हो गया है कि इंडिया के पास अब वो मौके नहीं आते कि हम आपके ऊपर ब्लेम गेम खेलें। काहे को ब्लेम गेम खेलेंगे हम? भाई ब्लेम गेम तब हम खेलेंगे ना, हाँ आपकी तरफ से ब्लेम गेम आता रहेगा, इसमें कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपको आटे से ध्यान हटाना है,
आपको दवाओं से ध्यान हटाना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं कर पाए हैं, बलूचिस्तान में नहीं कर पाए हैं, सिंध में नहीं कर पाए हैं, वहां आपके साथ दिक्कत है। एक चीज और, मजहब का एक ग्लू था, बड़ा अच्छा ग्लू था। देखिए, अगर मजहब का कोई ग्लू है और किसी को भी, किसी कंट्री को भी अगर एक करने में कोई मजहब भी काम आता है तो मेरी नजर में वो बढ़िया है। मैं ये नहीं कहूंगा इस्लामिक मुल्क क्यों बना, ठीक है, कलमे के नाम पर बना हुआ पाकिस्तान आज मजहब के उस ग्लू से भी अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे आपके अफगानिस्तान हो। भाई अफगानिस्तान में कौन सा वहां पर जाके लोग लड़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इंडिया को अब बाकी हुआ कुछ काम इंडिया अपने करा लेता है और लगातार करा रहा है। अब मैं अननोन गनमैन की तरफ नहीं जाऊंगा, मेजर साहब उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि बहुत से ऐसे चीजें होती हैं, काम होते हैं। आपने ट्रूडो साहब का नाम लिया, तो साहब ट्रूडो साहब तो यहां तक कह के चले गए कि मोदी जी ने हमारे को हटवा दिया, हमारे को इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। तो अगर ट्रूडो साहब का इस्तीफा हम करा सकते हैं तो बस इसी से समझिए कि हमारा गेम कहाँ चल रहा है। जी मेजर साहब, इन्होंने जो बात की है वो उसके मुताबिक ये कहना इनका है कि इंडिया की प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान नहीं है, यानी कि वो पाकिस्तान को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे, कोई तवज्जो ही नहीं कि पाकिस्तान अब जहां पर जिस हालत में पहुंच गया। और इनका कहना यह है कि पाकिस्तान अपने लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, अपने लोगों को क्योंकि डिलीवर नहीं कर पाई हमारी गवर्नमेंट, तो वो उससे हटाने के लिए बार बार भारत का नाम लेती। कोई भी पाकिस्तान के अंदर इंसिडेंट होता है तो हम भारत का नाम लेते हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखें, वो क्या उसको कहते हैं कि खुश होने के लिए ये ख्यालात बड़े अच्छे हैं और मैं जी सर, समझता हूँ आवाज आ उनका रही हक मेरी? है कि वो जो भी कहना चाहें वो उनकी राय है। आ रही है हमारे आपकी लिए आवाज प्रॉपर आ रही है। हमारे लिए एहतराम की बात है। तो अब इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, हम ध्यान बटाने के लिए या आटे से ध्यान बटाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, इन्हें नहीं करना पड़ता। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है वो इसलिए कि हकीकतें या शवाहिद उसके बिल्कुल बरक्स हैं। 2019 में जब इलेक्शन जीतने के लिए हाथ पांव मार रहे थे तो फिर NH-44 के ऊपर हमला करवाया पुलवामा का, उसके बाद फिर ये जहाज का सब कुछ किया और उसके बाद फिर वो इलेक्शन के अंदर एक जान आ गई। तो अगर हम प्रायोरिटी नहीं थे तो फिर क्यों इतनी कोशिश की, क्यों नहीं, अभी क्यों बेचारे अभिनंदन को खामा-खा पाकिस्तानी चाय, हालांकि हमें खुशी है कि हमने उसको चाय पिलाई, लेकिन क्यों उसको यहाँ पे आना पड़ा और सब कुछ करना पड़ा। मैं ये समझता हूं कि देखें, इनकी बात इस हद तक दुरुस्त होगी कि ये मतलब और चीजों के ऊपर देखिए, जब जब किसी के पास वो नहीं होना चीजें तो फिर पता चलता है कि हकीकत में क्या हो रहा है। तो हकीकत में पुलवामा इसीलिए हुआ, बहुत सारी दुनिया ने उसको कहा। ये कह रहे हैं कि ट्रूडो साहब को नरेंद्र मोदी जी ने हटवाया। मैं जो सुनता हूं ये उसमें ट्रूडो तो साहब कह रहे साहब जो हैं, है, मैंने नहीं कहा, ये ट्रूडो साहब ने कहा। ट्रूडो साहब ने कहा। मैं हवाला ये दे रहा हूं कि आपने ये कहा कि जी ट्रूडो साहब ने ये कहा। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ट्रूडो साहब जो हैं वो तो ट्रंप साहब को सुबह शाम दोपहर जो है, अगले दिन भी उनकी एक वीडियो आई हुई थी किचन से, उन्होंने कहा जी मैं तो छोड़े प्राइम मिनिस्टरशिप को, मैं तो अभी जो है ना खाना बनाऊंगा और बस इसी में अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। तो फिर इन्होंने एक बात की कि जी वो टांगें कांप रही थी और वो बयान जो है पाकिस्तान की असेंबली के अंदर दिया गया था। तो ये बात, ये हवाला ठीक दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सियासी बयान भी दिए जाते हैं नंबर 2 पे कि यस, पाकिस्तान बिल्कुल एक न्यूक्लियर मुल्क होने के नाते ये समझता है कि अगर इंडिया के साथ और पाकिस्तान अगर कोई ऐसा खुदा न खास्ता मरहला आ गया कि जहां पे दोनों एक दूसरे के साथ टकरा गए तो फिर न्यूक्लियर के अंदर कोई भी नहीं बचता, ना ये बचते हैं ना हम बचते हैं। तो फिर कैसी दुनिया, कैसा सब कुछ। अब अगर कोई ये कहे कि जनाब आप न्यूक्लियर को इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो अभी रूस का बयान था कि जी जिसके ऊपर जब उन्होंने कहा कि जी अगर जंग आगे पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी सिवाय इसके कि जी हम अपने न्यूक्लियर जो है जंग उस तरफ चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जी आप नहीं समझते कि दुनिया फिर खतरे में चली जाएगी। तो उन्होंने कहा जिस दुनिया में रशिया नहीं है उस दुनिया को मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो ये देखें, लोग इस तरह का मौकफ भी रखते हैं और सारा कुछ। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे सियासी बयान होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कि जो लोग एक दूसरे के ऊपर करते हैं। और पाकिस्तान में फिर इन्होंने ये कहा कि जनाब हम सीमेंट नहीं बनाते, बजरी नहीं बनाते, वो इनका गिला दुरुस्त है। लेकिन मैं साथ फिर इनको तवज्जो दिलाऊंगा कि इंडिया की हर चौथा आदमी जो है वो अछूत है, वो दालित है। इनके भीमजी राव अंबेडकर
जिन्होंने इंडिया का आइन लिखा था, वो इतने इसके ऊपर जिद हुए कि 1956 में जब उनका इंतकाल हुआ तो 5 लाख लोगों के साथ वो बुद्धिस्ट बन गए। क्यों? कि बड़ी माजरत के साथ सोचना चाहिए कि भाई इस दौर के अंदर कैसे आप कह सकते हैं कि जी हर चौथा आदमी जो है वो दलित है, हर तीसरा कैदी इनका जो है वो दलित है। अभी तक मुसलमान ये कह रहे हैं मुसलमान बड़े अच्छे से रह रहे हैं। रिपोर्ट्स पढ़ लें एमनेस्टी इंटरनेशनल की, रिपोर्ट्स पढ़ लें ह्यूमन राइट्स वॉच कमीशन की, तो इनको पता चल जाएगा कि अब तो आप मुसलमानों की दुकानों के ऊपर ये जो हिंदुत्व राज का एक आगाज हुआ है और जिसके ऊपर ये सारे जा रहे हैं, तो आप तो दुकानों के ऊपर लिखवा रहे हैं कि लिखो ये मुसलमान की दुकान है। और फिर इनके पंडित और बाकी लोग ये कहते हैं कि जनाब ये मुसले जो हैं ये मूतते हैं आपकी खुराक के अंदर, तो इसलिए। और वो बेचारे मुसलमान बीबीसी की रिपोर्ट में कह रहे हैं कि जनाब जब दुकान पे लिख दें कि ये मुसलमान की दुकान है तो फिर कोई हिंदू तो आएगा नहीं वहां पे खाने के लिए, और इस वजह से फिर वो दुकानें अपनी बेच रहे हैं। आज तक चौधरी साहब जरा अंदाजा लगाएं कि आज तक मुसलमान कास्ट जो है 15% है मुसलमान इंडिया के अंदर, और वो सब ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं। इनसे पूछें क्या इनके पास शेड्यूल कास्ट के अंदर वो जो है दलित नहीं है? इनसे पूछें कि क्या वहां पे जो बच्चियां स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं तो बरहमन जो है वो पिंक ड्रेस पहनती है और जो दलित है या अछूत है वो नीला लिबास पहनती है? क्या बड़ी जात का वो आए? तो ये इनको नहीं खाना। ये भी हंस रहे हैं और ये हंसेंगे वो इसलिए कि क्या इनसे पूछें कि 2020 में जाफराबाद ट्रेन का तो नाम लेते हैं, तो न्यू दिल्ली में जाफराबाद का नाम क्यों नहीं लेते कि जहां पे इनके बीजेपी के लीडर कपिल शर्मा ने मुसलमानों को उनके घरों में घुस के 100 से ज्यादा को जो है उन्होंने मार दिया और कितनों का जख्मी किया, वो इससे अलग है। मुझे बताएं ना कि कैसे, क्या 4 बरहमन लड़कों ने दलित लड़की का रेप करके उसके मुंह में जबान तक में सुराख नहीं किए थे जिसके ऊपर पूरा इंडिया चीखे मार रहा था? क्या इनकी जो जर्नलिस्ट हैं क्या कहते हैं उसको, जो जिन्होंने कहा कि जी कश्मीर जो है वो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं था, ये कहते हैं कि सिर्फ हमारा काम रह गया है कि जो आप वाला कश्मीर है वो हमने लेना है। अरे भाई दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट आप बंद करते हैं, कश्मीर के अंदर अब आपने उनको ऐसा कर दिया है कि हर दूसरे दिन 2 मुसलमान जो है वो कश्मीर के ऊपर आके मेरे साथ बात कर रहे होते हैं। क्यों? कि देखें बात यह है कि इंडिया बड़ी माजरत के साथ पाकिस्तान की जहां 100 खामियां गिनवाता है, तो उसमें एक चीज समझ लें, बलोच का आज महरूमी मिली है। वो तो कहते हैं कि जी खान ऑफ कलात जो है, जो मौकफ ये पेश करते हैं उसके मुताबिक तो ये कहते हैं कि कलात का जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ था वही गलत था। तो मुझे यह बताएं कि बलोचिस्तान मूवमेंट के अंदर यकायक ये पिछले 18 महीने में या 12 महीने में तेजी कैसे आ गई है? मुझे बताएं कि कैसे ट्विटर पे उनको पूरी स्पेस मिल रही है? मुझे बताएं कि यूक्रेन में कैसे ज़ेलेंस्की साहब आए थे? मुझे बताएं कि विक्टोरिया न्यूलैंड ने क्यों अमेरिका से इस्तीफा दिया? कौन सी उसकी कॉल है इंटरनेट के ऊपर के जिसमें वो $5 अरब का जिक्र कर रही है? और ये कह रहे थे कि जी इतने ज्यादा इंटेलिजेंस चीफ आए, तो हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि ये इंटेलिजेंस चीफ क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए कि मैं आपको 2 बातें कहूंगा। एक बात कि चाइना का राइज, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके ऊपर पूरा मगरब, पूरा अमेरिका हाथ पांव मार रहा है कि किसी तरीके से उसको रोका जाए। और वो साफ अभी कह रहे हैं, वो रूस के साथ भी इसीलिए, क्योंकि उन्होंने पहला ट्राई उधर रूस वाली साइड से किया था, 3 साल के अंदर उनके सारी तदबीरें उलट पड़ गई। आप सोचें, पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क, अफगानिस्तान के अंदर जब रूस आया तो वो ये कहते थे कि जनाब बिल्कुल पीनट्स में हमारा काम हो गया। ऐसे पाकिस्तान ने वहां से अफगानिस्तान के साथ मिलकर रूस को शिकस्त दी और वहां से निकाला। और फिर देखेंगे तो हम पे एक और मुसीबत पड़ गई कि अमेरिका आ गया, तो उसको हमने अपने बाजू से निकाला कि जी किसी तरीके से अमेरिका जो है वो यहां से चला जाए। तो अब ये जो राइज ऑफ चाइना है, इसके ऊपर ये सारी तदबीरें, ये सारे मकालमे, ये सारे सिलसिले शुरू होंगे। और एक और मैं बात बता दूं, ये कह रहे थे ना कि जी उन्होंने कहा कि जी खालिस्तान मूवमेंट, देखें कितनी सादगी है इनकी बात के अंदर, कि बजाय इसके कि अंदरून खाना खालिस्तान की ग्रीवेंसेस को, पंजाब की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें, ये कह रहे हैं बाहर वालों से बात हो गई है, अब उधर खालिस्तान की स्पेस नहीं मिलेगी। अरे बाबा वो आपके अपने लोग हैं, वो सिख बिरादरी आपकी अपनी है भाई। आपने उनको इस्तेमाल किया पार्टीशन के दौरान कि उन्होंने मुसलमानों को मारा, कत्ल किया, सब कुछ किया।
आप बात करते हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश तो वैसे ही पाकिस्तान से 2200 किलोमीटर दूर था और वो मशरिक में थे, हम मगरब में थे, तो मतलब वहां पे जो है एक अपॉर्चुनिटी हुई और उसमें पाकिस्तान की सियासी लोगों की गलतियां हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री की गलतियां हैं, वो एक अलग तारीख का सबक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वही बांग्लादेश आज दिसंबर 2024 में आप उनकी एम्बेसी के ऊपर इंडिया में हमला करते हैं यार। आपको थोड़ी सी भी कोई दुनिया का कायदे कानून का नहीं पता कि किसी मुल्क का सफारत खाना जो होता है वो उनकी सरजमीन होती है। आपकी सारी वैसे आप बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक ऊंचा फेंस लगाएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश की एम्बेसी को सिक्योरिटी देने के लिए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस गायब हो गई। तो बात यह है कि जहां जो मर्जी है आप कर लें, वो आपकी अदा ठहरी। पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो जनाब ये तो है हमारा लेवल। ठीक है, आपको इस बातों से खुशी मिलती है तो आप बेशक खुशी लें, लेकिन मेरी अपनी जाती राय के अंदर पाकिस्तान की अपनी एक अहमियत है। पाकिस्तान अब ये एक अच्छा नसीब भी है कि पाकिस्तान का जोग्राफियाई मोहल्ले वकू ऐसा है कि जिसने भी गुजरना है उसने हमारे पास से गुजरना है, हमारे अंदर से उसने जाना है। और दूसरी बदकिस्मती भी है कि इसकी वजह से रोज कोई ना कोई जो है ना हमारे बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ कुछ ना कुछ कर रहा होता है। अव्वल तो अगर मैं इनकी बात से बात चलाऊं तो बात यह है कि फिर भाई ये दलित या छूत के ऊपर मुस्कुराए जा रहे थे, हंसे जा रहे थे। मैं चाहूंगा कि मेरी रहनुमाई फरमाएं, लेकिन मुझे यह बताएं कि क्यों, कौन सी दुनिया की ऐसी मुझे बता दें कि भाई जहां पे इस कदर इस्तेसाल होता हो और इस कदर लोगों के साथ होता हो, और फिर खालिस्तान का मुझे समझाएं कि आप बाहर वालों से क्या मुकर रहे हैं। आप अंदर ये जो वारिस पंजाब दा मतलब ये इस तरह की जो सारी मूवमेंट्स हैं उनको क्यों नहीं एड्रेस करते। तो बलोचिस्तान को सोची समझी साजिश के तहत स्पेस दी जा रही है। बलोचिस्तान के मसले को उछालने वाले, और मैं बलोच जब अपने उनसे बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई उनके स्पॉन्सर तो वो थे ना कि जिन्होंने $500 बिलियन लगा दिए, लेकिन इधर जो स्पॉन्सर है ये बड़ी माजरत के साथ, मतलब वो उर्दू का मुहावरा मैंने सुना हुआ है कि जी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक, तो ये इतना खर्चा नहीं करेंगे आपके ऊपर, खामखा आपको मरवाएंगे। तो इसलिए प्लीज अपने बच्चों को ना मरवाएं। हाँ, पाकिस्तान का ये अंदरूनी मसला है, हम इंशाल्लाह इसको सेटल करेंगे। हमारी अफवाज, हमारे अपने बलोची भाई हैं। आप देखें कि पिछले 10, 20, 30 वाकयात के अंदर बाकायदा उन्होंने खड़े करके कहा है, फौज को तो चलो उन्होंने कहा ही कहा है ना, उन्होंने कहा पंजाबी इधर अलहदा हो जाए और पंजाबी को गोली मारी है। चौधरी साहब, आप भी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, मुझे बताएं कि क्या किसी बच्चे ने, किसी बड़े ने, किसी सियासतदान ने, किसी प्रोफेसर ने, किसी न्यूज मीडिया पर्सन ने, किसी ने कहा है कि चलो आओ, चलो बलोचों को चल के मारते हैं, वो इसलिए कि जी वो पंजाबियों को इस तरह बार बार मार रहे हैं तो एक दफा हम इनको सबक सिखाएं। मुझे बताएं, क्या क्वेटा टी एंड कैफे इस टाइम पर पाकिस्तान का मशहूर तरीन कैफे नहीं है? क्या बलोच यहाँ पे काम नहीं कर रहे? लेकिन दूसरी तरफ मुझे बताएं कि जी न्यू दिल्ली के अंदर मुसलमान सिर्फ बैठ के सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर थोड़ी सी हड़ताल करे तो ये उनको भून के रख देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप सिर्फ लिखें कि लिंचिंग इंसिडेंट 2-2 दिन पोल के साथ बांध के मुसलमानों को ये मारते हैं और फिर उनके भाई कहते हैं कि जनाब हड्डियां इस तरह तोड़ दी कि हम गुस्ल भी नहीं दे सकते थे। तो इसलिए शर्मा जी जरूर बताएं कि हमारी गलतियां क्या हैं, लेकिन ये ना करें कि आप कहें कि यार आपके पास तो कोई मसला ही नहीं है, मतलब आपने तो कोई ज्यादती नहीं की है। तो पुलवामा जनाब बिल्कुल इलेक्शन के लिए था और हमें सारी समझ आती है। तो ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे बिल्कुल रहनुमाई दें अगर मैं कहीं पे कोई गलत बात कर रहा हूं। जी शर्मा सर। ठीक है साहब, हमने जो 1947 के बाद से डेमोक्रेसी अपने यहाँ मजबूत की है कि 5 साल के मियाद की सरकार आती है और लगातार आती है। 2014 से लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की 5 साल की सरकार है। तो मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को कम से कम डेमोक्रेसी और किस तरीके से यहाँ पर जनतंत्र काम करता है ये हमें पाकिस्तान से नहीं सुनाई दे तो अच्छा ही रहेगा। और एक चीज और, मेजर साहब, आपने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम भी कहा, लेकिन उस सारी प्रॉब्लम के क्रिएट होने में हिंदू, ब्राह्मण, हिंदुओं के अंदर अलग अलग जातियां, ओबीसी, मुसलमान, नई दिल्ली के सामने कोई लिंचिंग, ये सारी चीजें जिम्मेदार हैं क्या बलूचिस्तान की प्रॉब्लम के लिए? या अगर हम और आप
मेजर साहब अगले 5 घंटे मुजफ्फर भाई के साथ ये लाइव करते रहें और आप मुझे गिनाते रहें, मैं उस पर भी आऊंगा। आप मुझे शूद्र की कहानी सुनाते रहें और मैं इन तमाम कहानियों को सुनते रहें हम दोनों और बात करते रहें हम तीनों। बलूचिस्तान की समस्या अगर आपकी खत्म हो जाए तो मैं 500 घंटे का ऐसा पॉडकास्ट करने के लिए तैयार हूं। आराम से बैठेंगे, बात करेंगे, एक एक रेशे पे बात करेंगे। कानों में शीशे कौन पिघलाता है, हम अंबेडकर साहब पे भी बात करेंगे, हम दुर्गानाथ मंडल पर भी बात करेंगे कि बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान गए लेकिन कैसे भाग के चले आए, हम उन पर भी बात कर लेंगे, हम मुजाहिरों पे भी बात कर लेंगे साहब, हम जो है कादियानियों पे भी बात कर लेंगे। और एक चीज और, मैं एक बड़ा बुनियादी सवाल पूछता हूं जो पहचान इस पूरे खित्ते की पहचान से जुड़ी है और जिससे कोई आंख नहीं चुरा सकता। मुजफ्फर भाई के साथ कई बार बात करते हुए मैंने ये कहा है, भारत आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान, इस पूरे खित्ते में एक भी मुसलमान नहीं रहता है। चौंकिएगा मत, मैं अभी आ रहा हूं अपनी बात पे। एक भी मुसलमान नहीं रहता है, सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। अगर उस पहचान पर चले आइए, इसको दो नजरिए से देखिएगा। अगर इस बात को अगर आप जान लें तो पाकिस्तान का मुसलमान इंडोनेशिया का मुसलमान हो जाएगा, जो बड़े आराम से अपने सनातनी आइडेंटिटी को जीता है, अपनी एयरलाइंस का नाम गरुड़ एयरवेज रखता है, रामलीलाएं खेलता है, मजहब उसका इस्लाम है। टेरर में कहीं इंडोनेशिया का नाम नहीं आता है। बाली के बारे में अगर कोई भी सर्च करेगा तो उसको सनातना का सारा पता लग जाएगा। और एक चीज और बताएं आपको, अगर ये बुनियादी सच है कि इस पूरे खित्ते में कोई मुसलमान नहीं रहता, सबके सब कन्वर्टेड हिंदू हैं, तो फिर ये रवायतें वहां भी कायम है। मैं उसको गिनाने पर नहीं आऊंगा। कब्रिस्तानों में अलग अलग कब्रिस्तान क्यों होते हैं, मैं उस पर गिनाने में नहीं आऊंगा। अलग अलग हमारे यहाँ शिया और सुन्नी के अवध में, लखनऊ से आता हूं, अवध में कितनी पुरानी हिस्ट्री रही है, मैं उस पर नहीं आऊंगा। खान की हलाल खोरों में शादी होती है क्या, मैं उस पर भी नहीं आऊंगा, क्योंकि इससे बलूचिस्तान की समस्या नहीं खत्म होनी है, बिल्कुल नहीं खत्म होनी है साहब। इन बातों से बलूचिस्तान की समस्या नहीं खत्म होगी। बलूचिस्तान की समस्या जानते कैसे खत्म होगी? हमने 370 खत्म करने के बाद जो डेवलपमेंट किया है और जो वहां पर एजुकेशन के लिहाज से डेवलपमेंट किया है, हमने जो वहां यूनिवर्सिटियां दी हैं, हमने जो रोजगार किया है, वहां जो हमने टूरिज्म बढ़ाया है, उसका नतीजा है कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लोगों की क्या हमारे पास, मैंने बार बार शुरू में ही कहा कि ये सोशल मीडिया का जमाना है साहब, इसमें कहीं कोई कंट्रोल चीजें नहीं है। आप मुझे 10 वीडियो दिखाएंगे, मैं आपको 100 वीडियो दिखाऊंगा, उसके जवाब में आप मुझे 150 वीडियो भेज देंगे। तो ये इन चीजों की वजह से समस्याएं हल होती हैं साहब। ये वजह है कि आज झेलम में कोई आता है और निपटा के कोई किसी को चला जाता है, इसको ताकत कहते हैं साहब। बंदूक लेके मिलिट्री पर, वहां पर, आप तो मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हैं साहब, आप तो सब ऊपर नीचे जानते हैं साहब कि कैसे अपने यहाँ लोगों की जबानें बंद करने के लिए 4 गोलियां फायर कर दी जाती हैं। देखिए, आप इस बात को कहां कहां ले गए, मैं उसकी डिटेल पे जाऊंगा, एक एक चीज की डिटेल मैं आपको दूंगा। अपने ब्राह्मण, मैं खुशी खुशी कह रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, वो हंसी मुझे उस समय इसलिए आ रही थी मेजर साहब कि मैं खुद ब्राह्मण हूं, तो मुझे मजा आ रहा था कि अरे मेरे फोर फादर्स ने ऐसा किया, हमारे समाज में ऐसा है। और एक चीज बताऊं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ओबीसी हैं, नरेंद्र मोदी, जानते हैं ना? वो तो विश्व नहीं है जो मर्चेंट्स या जो ट्रेडर्स में आते हैं। हाँ जी, और प्रेसिडेंट भी हैं, मेरे ख्याल में ओबीसी वो तो हैं, ओबीसी में नहीं आते। ओबीसी हैं, ओबीसी नहीं, हैं साहब। और सुनिए, और सुनिए, और सुने साहब, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा आदिवासी हैं, आदिवासी हैं, शी इज ए ट्राइबल लेडी। कलाम साहब हमारे यहाँ रहे हैं, आप जरा एक हिंदू नाम गिना दीजिए साहब, चलिए क्रिश्चियन नाम ही गिना दीजिए, आके तो आइन में है कि नहीं हो सकता। तो ये सब प्लीज, ये सारी चीजें, क्योंकि ये बलूचिस्तान की प्रॉब्लम इससे नहीं सॉल्व होनी है। और एक चीज और मैं पूछता हूं, आपने दलित, आपने ब्राह्मण्स, आपने सबको जिम्मेदार करा दिया। अफगानिस्तान में कौन से दलित और हिंदू और आरएसएस और बीजेपी को लोग बैठे हुए हैं, सनातनी हो, वहां कौन ब्राह्मण बैठे हुए हैं, काहे को वहां आपके बीच में क्या चल रहा है? शर्मा जी, मैंने एक चीज, बस सिर्फ एक जुमला बोलूंगा, फिर आप बेशक अपनी बात जारी रखिए। आपने कहा आप लखनऊ से हैं, तो आपके साथ तो अदब आदाब फिर बहुत ज्यादा ना। लखनऊ में तो वो कहते हैं कि पहले आप में ट्रेन छूट जाती है।
तो सिर्फ मैंने उनको जिम्मेदार करार नहीं दिया, मैंने सिर्फ तवज्जो ये दिलाई कि उधर भी मसाइल है। मैंने उनको इस तरह जिम्मेदार मैंने करार नहीं दिलवाया कि बिल्कुल बलोचिस्तान में बिल्कुल या अफगानिस्तान में हो। बिल्कुल बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आप जिम्मेदार दे रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, मैंने ये कहा कि क्या इन प्रॉब्लम्स को बात कर, मैंने प्रॉब्लम शब्द कहा, इसका मतलब है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हमारी सनातन, और सनातन का मतलब है हम अपने आप को रीडिफाइन करते हैं। हम किसी किताब से नहीं चलते, मैं किसी मजहब का कहीं से अनादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम किसी सेट ऑफ रूल बुक से नहीं चलते। सनातन का मतलब ही यही है, सनातन रिफाइन करता है। अभी हमारे यहाँ 68 करोड़ लोग 45 डेज के महाकुंभ में इकट्ठे। महाकुंभ का मतलब जानते हैं, एक नदी में जाके छपाक छपाक करना नहीं होता है। वहां सनातन अपने डिसीजंस लेता है, अपने नियम तय करता है कि कैसे चीजों को फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। सती प्रथा हमारे यहाँ थी, खत्म नहीं हुई। हमारे यहाँ छूतपंथ था, खत्म नहीं हुआ। आपको पता है राम मंदिर, जो हमारा अयोध्या का राम मंदिर है, वहां के पुजारी, वहां की पहली नींव किसने रखी साहब? अछूत ने रखी, जिसको आपने दलित कहा। सवाल ये होता है कि मुसलमान होते हुए भी, बलूची भी मुसलमान है, पंजाबी भी मुसलमान है, नहीं निभ रही। अफगानी भी मुसलमान है, पाकिस्तान भी मुसलमान है, नहीं निभ रही। बाकी और कितने एग्जाम्पल मैं गिना दूं। तो प्रॉब्लम यह है कि कोई तीसरा आदमी आपकी प्रॉब्लम नहीं हल करेगा। इंडिया की प्रॉब्लम अपनी है, वो हम एक साथ सुलझा रहे हैं। उसी के साथ हम ट्रिलियंस इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं। उसी के साथ हम अपने कश्मीर में हाईएस्ट रेल ब्रिज भी बना रहे हैं। वहां हम रिमोट एरियाज में एक्सेस दे रहे हैं, सिर्फ कश्मीर में ही नहीं कि पाकिस्तान को दिखाने के लिए और पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए। हम नॉर्थ ईस्ट में भी कर रहे हैं जहां हमें जरूरत है, जहां हमें नहीं हो पाए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये सारी चीजें एक सोसाइटी के तौर पर आपको सुलझानी है। या तो आप बलूचिस्तान को इंटरनल प्रॉब्लम मत मानिए, तब आप इंडिया को रिस्पॉन्सिबल करार दीजिए, और अगर इंटरनल प्रॉब्लम मानते हैं तो फिर अंदर खाने दुरुस्त करिए, फिर ब्लेम गेम मत खेलिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप लेट करते जाएंगे, भाई आपको वहां डेवलपमेंट से आप काम करिए ना, आप ध्यान उस पर लगाइए। आप ब्राह्मणों पर ध्यान छोड़ दीजिए शूद्रा पर ध्यान। आप उधर रेल पहुंचाइए, आप उधर तेल पहुंचाइए। अभी इस पे मैं आपको थोड़ा सा तवज्जो दिलाने के लिए अर्ज करूंगा कि इंडियन मीडिया पे एक वीडियो रिलीज हुई कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी बीएलए के लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी चिलिंग मैसेज है चाइना और पाकिस्तान के लिए। मुझे हैरानी हुई कि पाकिस्तान और चाइना के लिए भी चलो समझ आती है, लेकिन अव्वल तो बीएलए की वार्निंग होनी चाहिए थी पाकिस्तान के लिए। तो उसमें चूंकि बड़ी अच्छी फिल्में बनती हैं बॉलीवुड के अंदर, उसमें उन्होंने बड़ा जबरदस्त, लेकिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से बंदा जो है वो थोड़ा सा मोटा था, क्योंकि बलूचिस्तान की बोलान की वो पहाड़ियां जो है वो इतना हैवी आदमी जो है उसके लिए चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लेकिन चूंकि वो था तो मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन थी उसके ऊपर। अब वो कह रहा है कि जी शी जिनपिंग, मतलब वो सदर जरदारी साहब से बात नहीं कर रहा, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात नहीं कर रहा, सीधा शी जिनपिंग के ऊपर चला गया और उसने कहा शी जिनपिंग सुनो, तुम मुझसे पूछे बगैर, मैं यहाँ पे वटों के ऊपर पत्थरों के ऊपर बैठा हुआ, मुझसे पूछे बगैर बलूचिस्तान में आए हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इंग्लिश के अंदर, और इंग्लिश अच्छी थी लेकिन थोड़ी सी फौजी इंग्लिश थी, वो इसलिए कि उसने कहा यू डिड नॉट पे हीड। तो बड़े अदब के साथ, इंग्लिश ना हमारी भाषा है, इंग्लिश ना हमारी जबान है, इंग्लिश ना हमारे हिंदू दोस्तों की जबान है, तो हमने जो सीखी वो फिर उन्हीं से सीखी कि जो इस मुल्क को या इस धरती को लूट के गए, वहां पे हमारा इनके साथ इत्तेफाक है। तो यू डिड नॉट पे हीड, तो ये बिल्कुल फौजी जबान थी। तो मुझे लगा कि जो स्क्रिप्ट लिखने वाला था, जिसने ये फिल्म बनवाई, वो जाहिर है कोई इदारे का आदमी होगा, हम तो उस भाषा को या उस लैंग्वेज को, स्टाइल को समझते हैं। तो देखें, और फिर चोर अपनी निशानियां छोड़ता है। तो भाई तुम बात करो जरदारी साहब से, तुम करो प्राइम मिनिस्टर साहब से, या तुम करो कोई उस इलाके के चीफ मिनिस्टर के साथ, वो डायरेक्ट शी जिनपिंग के साथ मुखातिब है। तो जब इस तरह की वीडियो शर्मा जी आती हैं तो फिर जाहिर है हम भी उनको देखते हैं, उनको समझते हैं, उसके ऊपर सारी, और फिर वजह भी समझ आती है कि भाई देखो पुलवामा की टाइमिंग इलेक्शन के साथ बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल समझ आती है। इसी तरीके से ये जो शी जिनपिंग को आप पैगाम दे रहे हैं, तो देखें बेल्ट, चाइना इस टाइम पर एक ऐसी कुव्वत बन गया है। और मैं जाती तौर पे, देखें मैं कोई
लड़ाई मार कुटाई का हामी नहीं हूं। मैं ये अगरचे कह रहे हैं कि जी हम बड़ा फेंस लगा लेंगे, मजबूत फेंस लगा लेंगे। मेरी अपने इन प्यारे दोस्त शर्मा जी से मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन इन्होंने लखनऊ का, फिर इनके बात करने का सलीका इतना जबरदस्त है, तो मैं इनसे कह दूं कि अमेरिका जैसा मुल्क के जो हम सबसे सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर है, वो मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर दीवार नहीं बना सका। अभी अपीलों पे आ गए हैं कि यार खुद से चले जाओ वापस। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ऊंची दीवार बना सकता है। दूसरा कि इनके खाने हमारे खाने, इनकी बातें हमारी बातें, इनकी लड़ाइयां हमारी लड़ाइयां भाई। और फिर इन्होंने कहा कि जी सब कन्वर्टेड हिंदू हैं, तो बड़ा नुक्ता इन्होंने कहा है कि जो 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 बड़ा असर रखता है। और इसीलिए मैंने किसी को अगले दिन कहा कि भाई अगर नहीं कह सकते तो कजन्स तो हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कजन्स हैं। ये शर्मा जी जो हैं, ये मतलब हमसे डीएनए में एक जैसे ही होंगे। लेकिन इस सब के साथ चाइना को देखें कि चाइना क्या कह रहा है। चाइना ये कह रहा है कि जनाब हाथी और वो जो है क्या कहते हैं उसको, डायनासोर, एलिफेंट एंड डायनासोर डांस क्यों नहीं कर सकते? उनको डांस करना चाहिए। देखें, चाइना के साथ इनका मिजाज मुख्तलिफ है, चाइना का मिजाज मुख्तलिफ है, हमारा मिजाज मुख्तलिफ है, चाइना का मिजाज मुख्तलिफ है। तो ये बड़े कमाल की बात। इसलिए मैंने कहा अपनी बातचीत के शुरू में कि नरेंद्र मोदी साहब वो तीसरी दफा वजीर आजम बने हैं, एक बड़ी शख्सियत है इंडिया की, एक वो एक बड़ा मकाम रखते हैं, उनके लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं। तो मेरी एज ए पर्सन मेरी उनसे उम्मीद ज्यादा थी। आप ये कह सकते हैं कि शायद मैंने ज्यादा उम्मीद लगाई, या ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी कोई सोच थी, या वो उस लम्हे में वो कुछ और कह गए। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कोई बॉर्डर पे दीवारें नहीं बना सकता। बनाएंगे भी वो भी खत्म हो जाएंगी। क्यों? कि ये सब इलाके एक जैसे हैं और इसमें हम सब ने एक दूसरे के साथ गुजारा करना है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि बलोचिस्तान में जो फैक्टर हैं वो, मतलब अब मैं अपनी गवर्नमेंट का स्टांस बयान करूं तो वो मतलब रॉ के तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उससे आगे के भी हैं। और उसकी रीजन सिर्फ ये है कि चाइना जो है वो जिस तेजी के साथ, मतलब वो असल में उनके हाथ से निकल चुका है। वो सोच ही नहीं सकते थे कि ये इस तरीके से, क्योंकि चाइना ने जो तरक्की कौमें 100-150 साल में करती हैं, चाइना ने वो तरक्की 30-40 साल के अंदर की है। और ये भी ये बात सही कह रहे हैं कि इंडिया की तरक्की भी पिछले चंद सालों में बड़ी जबरदस्त है, और इसके ऊपर हमें भी ये पैगाम है कि हम भी ऐसी ही तरक्की करें। लेकिन इस सब के साथ वो जिस तरह अमेरिकन कहते हैं ना कि जी आपको हर वक्त एक दुश्मन चाहिए, वो इसलिए कि लोगों का दिल लगा रहता है, वो उसके ऊपर जो है ना मतलब थोड़े से वो जिंदगी गुजारना आसान हो जाता है, तो वो सब कुछ। तो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शर्मा जी ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान की हमें सबसे ज्यादा फिक्र है शर्मा जी। और हम उसको, मेरा ख्याल में कि पूरी कौम इसके ऊपर सेंसिटाइज्ड है, और अभी से नहीं काफी दिनों से। मैं आखिरी जुमला बोलता हूं, या आप बात कर लें फिर मैं बात कर देता हूं। नहीं, आप पूरा कर लें, आप पूरा कर जी लें शर्मा प्लीज। साहब। तो मैं ये कह रहा हूं कि बलूचिस्तान की अवाम जायज हकूक को खराब करने के लिए, वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया और रोजे में शर्मा जी हम तो फिर अपने जाके वो अफ्तारी भी गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि सेंसिटाइज है पूरी कौम बलोच की इज्जत बिल्कुल। करती है, और उसको खराब करने के लिए ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो मेरे हिसाब से ठीक बात। इसकी ये ठीक है, ये सारा कुछ शरारतीपन हो सकता है, लेकिन बलोच की बहुत कम तादाद है, बहुत बड़ा वो एरिया है, और उसके ऊपर बहुत सारी डायनामिक्स है कि जिसका भी लोगों का अंदाजा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इदारे और हमारी अफवाज जो हैं वो मिलके इंतहाई तदब्बर से ये सारा मसला जो है इसको अटेंड करेंगे और इसको हल करेंगे। मैंने जब मजबूत फेंस की बात की तो देखिए साहब, ऐसा होता है कि हम खेतों में बाड़े लगाते हैं ताकि कुछ आवारा जानवर जो है ना वो खेतों में नहीं आए, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये आपका खालिस लखनवी अंदाज है। हाँ, तो कुछ इस तरह की फैंस हम लगाते हैं कि आवारा जानवर ना आए और वो ड्रग्स ना आए, इस तरह के नए आए। और कुछ हमारे यहाँ जो है ना वो पटाखे लेके बच्चे आपके यहाँ से बड़े तैयारी के साथ आते हैं, क्योंकि आप तो कहते हैं कुछ है नहीं उधर। एक अंतिम बात, अगर आप ये मान रहे हैं
कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए, चाइना को हैसियत दिखाने के लिए इंडिया, जितने आपको आरोप हैं, एलिगेशन है, और कुछ बहुत फोर्स है, मैं समझ रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप कहां कहां जाना चाह रहे हैं, वो सारे लोग कर रहे हैं, और इसका मैदान बना हुआ है पाकिस्तान। आहा, कुर्बान जाऊं साहब, आप अपनी जमीन जब चाहे किसी के इस्तेमाल के लिए, मतलब झगड़ा चाइना, इंडिया, रेस्ट ऑफ कंट्रीज से है, और शहादत दे रहा है पाकिस्तान। वाह साहब, आप ये बताएं कितनी कीमत लेके ये जंग के मैदान आप अपने यहाँ खोल देते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे चाइना की हैसियत दिखाने के लिए जो है वो बलूचिस्तान में गेम खेल रहा है। ओपनिंग शर्मा जी ने की थी, क्लोजिंग मैं कर देता हूं। तो इन्होंने कहा बांग्लादेश, इन्होंने सही कहा, 93,000 91,000 जो भी ये कह रहे हैं, बेशक उसका जिक्र करें, लेकिन खुदा की शान देखें कि बांग्लादेश कहां खड़ा है और कितनी तकलीफ है इस टाइम पे इंडिया में, मतलब उछल कूद लगी हुई है, लेकिन अल्लाह की शान निराली है। तो इस पे इससे ज्यादा बात नहीं करता। अगले दिन एक बंगाली आया हुआ था वो प्रोग्राम के अंदर, तो वो भी यही बात कर रहे थे। तो बहरहाल ये एक फैक्ट है, यही हुआ है खालिस्तान में कि वो जो सिख भाई हैं वो भी पहचान गए हैं कि भाई कहां पे जाके वो हो गया, और पंजाब की तकलीफ जो है वो मुझे समझ आती है। फिर उन्होंने ये कहा कि जी क्यों आप अपना मैदान हाजिर करते हैं। एक फिक्रे का जवाब दूंगा क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया। तो वो इसके ऊपर यह है कि जोग्राफियाई तौर पर शर्मा जी गौर करें कि पाकिस्तान वो धरती है या वो इलाके हैं कि जहां से अफगानिस्तान से अगर महमूद गजनवी चलता था तो वो भी दिल्ली इन्हीं रस्तों से होके जाता था, और अगर नादिर शाह ईरान से आता था तो वो भी इन्हीं रस्तों से होके जाता था। तो एक जोग्राफियाई अहमियत पाकिस्तान की है। अभी समंदरों के पानियों तक पहुंचने के लिए बावजूद कोशिश के कि इंडिया कहे कि इधर से आ जाओ उधर से आ जाओ, तब भी वो रास्ते नहीं बनते। ये कुदरत ने बनाए थे, मेरी आपकी इस्तेदाद से बाहर थे। तो ये यस हमारा एक है, और इसके ऊपर के जी पाकिस्तान के अंदर ये सारे, और फिर ना हम सोवियत यूनियन को लेके आए थे, ना हम अमेरिका को लेके आए थे, लेकिन अगर बाजू में हाथी की मिसाल से ये वाकिफ हैं, क्योंकि हाथी हमारा मुश्तरका विरसा है। तो अब इन हाथियों की जंग में पाकिस्तान जो है वो क्या करे। पाकिस्तान की कामयाबी सिर्फ ये है कि पाकिस्तान यूक्रेन नहीं बना बड़े अदब के साथ, पाकिस्तान ने अपनी वादियत को, अपनी सलामती को कायम दायम रखा। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, लेकिन आखिर में खत्म करता हूं इस बात के ऊपर कि इस सारे इलाके में जो भी नाजरीन सुन रहे हैं वो ये है कि हम सब की मोहल्ले के अंदर रहते हैं, इस मोहल्ले में जो कुछ भी होता है उसका हम सब पे असर आता है। तो ये बातचीत सीखने के लिए है। मुझे शर्मा जी की बातें सुन के, मतलब जो मुझे समझ आई, मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट आई होगी, और मुझे यकीन है कि इससे बाकी लोगों को भी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और बड़ा अच्छा लगा मुझे शर्मा जी की बातचीत के स्टाइल से और उनकी सब चीजें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि ये मौका दिया आपने। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात रही, बहुत अच्छा। मैं ये चाहता था कि जैसे कि आप दोनों ने भी कहा कि बेशक हम भाई, मैं तो कहता हूँ कि हम भाई हैं, बेशक हमारी पार्टीशन हुई, हम आपसे अलग हुए, एक बड़ा भाई समझ ले, एक छोटा भाई समझ ले, तो ये इतनी तलखियां, इतनी जो नाराजगियां, इतने जो मसले मसाइल हैं, अगर हम यही समझ ले कि हम सदियों एक साथ रहे हैं, सदियों एक साथ रहे हैं, और ये पार्टीशन के बाद में क्या ऐसी बात हुई कि जो ये सारे इतने मामला खराब हो रहे हैं और एक दूसरे को हम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल यही है कि रिलेशन अच्छे हों, हमारे आपस में ताल्लुक भी बेहतर हों, ये जंगे, ये लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिशें हैं वो ना हो, आपस में प्यार मोहब्बत हो, ट्रेड हो, एक दूसरे की भलाई के लिए काम हो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, दोबारा फिर आपसे बात होती रहेगी।